आज के इस सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वर्ष 2022-23 में हिंदी का जो आपका पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम क्या रहेगा, प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, पिछले वर्ष की तुलना में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, ताकि परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व एक माइंड मैप तैयार हो जाए, उसी के अनुसार हम तैयारी कर सकें और हमारा काम आसान हो। हमें ये निर्धारित करना है कि हिंदी का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। हमें ये निर्धारित करना है कि कौन कौन से ऐसे पाठ हैं जो हटा दिए गए हैं, अर्थात इस शर्त में नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र कितने अंक का होगा, किस भाग का कितना अंक भार होगा, प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे, प्रश्न पत्र हल करने के लिए कितना समय हमें दिया जाएगा, आरओ पुस्तक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका अंक भार क्या होगा, अनुपूरक पुस्तक अर्थात वितान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका अंक भार क्या होगा। इसी प्रकार से अभिव्यक्ति माध्यम से किस विषय पर प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों का स्वभाव क्या होगा, प्रश्नों का अंक भार कितना होगा, ये हमें पहले निश्चित अर्थात तय कर लेना है। तदुपरांत हम अपनी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करेंगे। हमें यह देखना है कि हमारा जो हिंदी विषय है वो कोर है अथवा इलेक्टिव। अगर हमारा विषय कोर है तो आपकी पुस्तक होगी आरओ और वितान, और जिन छात्रों ने इलेक्टिव चुना है उनके लिए पुस्तक होगी अंतरा और अंतराल। किंतु यहाँ पर हम सिर्फ आधार यानी कोर को आधार मानकर ही बात कर रहे हैं। अतएव हम कोर विषय का पाठ्यक्रम क्या होगा, इसी को केंद्र में रखकर परीक्षा प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। हमें देखना है कि आपका जो अंक भार है, यानी कि पाठ्यक्रम के किस पार्ट से किस प्रकार के प्रश्नों पर कितना कितना अंक भार है। उदाहरण के लिए अपठित गद्यांश और पद्यांश से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अभिव्यक्ति माध्यम से 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कहानी का नाट्य रूपांतर, रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन और पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न होंगे। पद्य भाग से 15 अंक के प्रश्न होंगे, गद्य भाग से 15 अंक के प्रश्न होंगे और वितान से 10 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 80 अंकों का आपका ये प्रश्न पत्र होगा। अब हमें देखते हैं कि वे कौन कौन से पाठ हैं जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। अगर हम पद्य भाग की बात करें तो गजानन मानव मुक्ति द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है और फिराक गोरखपुरी की गजल इस वर्ष आपकी परीक्षा में सम्मिलित नहीं है। इसी भांति गद्य भाग से विष्णु खरे रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसी प्रकार से रजिया सज्जाद जहीर की कहानी नमक, ये भी इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं की गई है। आपकी जो अनुपूरक पुस्तक है वितान, उसमें से एन फ्रैंक द्वारा लिखित डायरी के पन्ने इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं। काव्यखंड में कौन कौन सी वे कविताएं हैं, किस किस कवि की, जो परीक्षा का माध्यम बनेंगी। तो कविता के अगर हम बात करें तो हरिवंश राय बच्चन की दोनों कविताएं यानी आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी, दोनों कविताएं, रघुवीर सहाय की कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर की कविता उषा और तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इसी प्रकार से फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ, ये भी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। उसी प्रकार से उमा शंकर जोशी रचित दोनों कविताएं, छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता बुगलों के पंख, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। पुनः स्मरण दिला दूं कि गजानन मानव मुक्ति बोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है और फिराक गोरखपुरी की गजल
ये इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं। अब बात करते हैं आरोग्य गद्य भाग की। तो आरोग्य गद्य भाग से महादेवी वर्मा रचित भक्तिन, जैनेन्द्र द्वारा रचित बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे, फणीश नारायण नेहरू द्वारा रचित पहलवान की ढोलक, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं भीमराव अंबेडकर रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए पाठ हैं। स्मरण रखें, विष्णु खरे रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब और रजिया सज्जाद रचित नमक कहानी आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब अगर अनुपूरक पुस्तक की बात करें तो मनोहर श्याम जोशी रचित सिल्वर वेडिंग, आनंद यादव द्वारा रचित जूझ और ओम थानवी द्वारा रचित अतीत में दबे पांव, ये 3 पाठ ही आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। याद रखें, एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने इस वर्ष आपकी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं हैं। अतएव इन विषयों को पढ़कर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ ना करें। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति माध्यम के बारे में। तो अभिव्यक्ति माध्यम से कहानी का नाट्य रूपांतर, रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त अब आपका पूरा प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या होगा, इससे हम अच्छे से समझते हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 2 भागों में विभाजित होगा, अ और ब। खंड अ जो वस्तुनिष्ठ होगा अर्थात MCQ पर आधारित होगा, और जो ब खंड है वो वर्णनात्मक होगा अर्थात डिस्क्रिप्टिव होगा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 13। खंड अ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 40 प्रश्नों का उत्तर देने का तात्पर्य ये नहीं है कि 45 में से 40 देने हैं। आपका जो अपठित पद्यांश आएगा उसमें अथवा का विकल्प होगा। आप उस अथवा में से अपने लिए कोई एक विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह आपके प्रश्नों की संख्या 40 हो जाती है। खंड ब में जैसा कि पूर्व में कहा वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको विकल्प चुनने की सुविधा प्राप्त होगी, यानी आप अपने आत्मविश्वास के अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना विकल्प चुन सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर आप अधिकार पूर्वक लिख सकते हैं वही विकल्प आपको चुनना है। खंड अ में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे उनका अंक भार क्या होगा, तो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 की, प्रश्न नंबर 1 अपठित गद्यांश से संबंधित होगा और एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो अपठित पद्यांश होगा, इसमें अथवा का विकल्प होगा और एक अंक के 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 अभिव्यक्ति माध्यम से होगा और 5 अंक के एक अंक वाले MCQ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 पठित पद्यांश, और पठित पद्यांश से आशय है कि काव्य खंड में जो कविताएं निर्धारित की हैं इस वर्ष के लिए, उसमें से एक पद्यांश अर्थात स्टेंजा आपको दे दी जाएगी और एक अंक के 5 प्रश्न उसी स्टेंजा से आपसे पूछे जाएंगे पठित गद्यांश से। और पठित गद्यांश का आशय होगा कि जो पाठ्यक्रम गद्य भाग में निर्धारित किया गया है उसमें से किसी एक पाठ से एक गद्यांश अर्थात पैरा ले लिया जाएगा और उस पैरे से एक अंक के 5 MCQ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, ये आपकी अनुपूरक पुस्तक वितान से होगा और इसमें 3 पाठ संकलित हैं और इन 3 पाठों से एक अंक के 10 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक ये आपके MCQ प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं खंड ब के बारे में। खंड ब में अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार और सृजनात्मक लेखन में जो पाठ हैं, पाठ नंबर 3, 4, 5, 11, 12, 13 इन पर आधारित होंगे।
यानी कि प्रश्न नंबर 7 रचनात्मक लेखन होगा, 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प आपको चुनना है, शब्द सीमा 120 शब्दों की होगी और अंक भार होगा 6 अंक। प्रश्न नंबर 8 पर बात करें। प्रश्न नंबर 8 आपका कहानी का नाट्य रूपांतर और रेडियो नाटक से संबंधित होगा। 3 अंक के 2 प्रश्न आपको करने हैं, एक प्रश्न विकल्प का होगा जो आपको अपनी सुविधा के अनुसार चुनना है। अगर हम प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम के लिए लेखन पर आधारित ये प्रश्न होगा और इसमें भी 3 में से आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी कि इसकी भूमिका होगी 8 अंकों की 2 प्रश्नों के माध्यम से। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 काव्य खंड से 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं और इसकी शब्द सीमा होगी 60 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, यानी कि कुल अंक होंगे 6। प्रश्न नंबर 11 काव्य खंड पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, शब्द सीमा 40 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, यानी कि इसका कुल अंक भार होगा 4 अंकों का। प्रश्न नंबर 12 पे बात करें तो ये गद्य खंड से आधारित प्रश्न होंगे और ये 2 प्रश्न आपको करने हैं, शब्द सीमा इसकी 60 शब्द होगी और प्रत्येक 3 अंक का होगा, यानी कि गद्यांश के प्रश्नों का अंक भार 6 अंकों का होगा। अगर हम प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो गद्य खंड से ही 3 में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, जिसकी शब्द सीमा 40 शब्द होगी और प्रत्येक 2 अंक का होगा, यानी कि इसकी भूमिका होगी आपके 4 अंकों की। इस प्रकार से आपका ये पाठ्यक्रम और आपका ये परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा और इसी प्रारूप के अनुसार, यानी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्वभाव के अनुसार आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। आगे बात करते हैं और इस बात से आप अच्छे से परिचित हैं कि ज़्यादा मेहनत सक्सेस की गारंटी नहीं होती, लेकिन सिस्टम के साथ योजनाबद्ध तरीके से की गई तैयारी 100% सक्सेस की गारंटी होती है। तो सफलता के लिए जो अन्य कारक जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उनको भी छात्रों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और वो छोटी छोटी बातें जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं उन महत्वपूर्ण बातों को आप हृदयंगम करें और प्रैक्टिकल में उसे अपने विद्यार्थी जीवन में अपनी अध्ययन योजना बनाते समय जहाँ तक हो उसे अप्लाई करने का प्रयास भी करें। वो बिंदु होंगे आपके रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात आपको समय निकालकर नियमित रूप से पढ़ी गई सामग्री का रिवीजन करना है। दूसरी बात, सहायक पुस्तक में लिखे प्रश्नों के जो उत्तर हैं आप उसके ज्यों का त्यों रटे नहीं, बल्कि उत्तर को अपनी भाषा शैली में लिखने का अभ्यास करें। हिंदी को बिल्कुल उपेक्षित ना करें। कहने का तात्पर्य है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अथवा मैथ्स, इंग्लिश, ये आपके लिए महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं और छात्र प्राय हिंदी को उपेक्षित कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके इन 5 विषयों में हिंदी की वही भूमिका है जो क्रिकेट में विकेट कीपर की होती है या फुटबॉल अथवा हॉकी में गोलकीपर की होती है। वही भूमिका आपके इन 5 विषयों में हिंदी की होती है। अतएव हिंदी को बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन अपेक्षित सम्मान इसे दिया जाना चाहिए। इसे सम्मान देने का मतलब है आपकी अंक तालिका भी अच्छे अंकों से सम्मानित होगी अगर आप हिंदी का सम्मान करते हैं तो। अब बात करते हैं कि बाजार में उपलब्ध जो गाइड हैं, रिफ्रेशर हैं या हेल्पिंग बुक हैं, आप खरीदते समय सावधान रहें कहीं वे पुराने एडिशन की तो नहीं है, क्योंकि इस वर्ष आपके परीक्षा प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो बदल गया है पिछले सालों की तुलना में। इसी प्रकार से कुछ पाठ हटाए गए हैं, जबकि पूर्व प्रकाशित सहायक पुस्तकों में वे पाठ ज्यों के त्यों दिए गए हैं। आप दुविधा में पढ़ सकते हैं। अगली बात
कि विगत प्रश्नों के प्रश्न को हल करते समय सावधान रहें, क्योंकि इस वर्ष का जो प्रश्न पत्र है विगत वर्ष के पत्रों से भिन्न होगा। विगत प्रश्नों के कुछ परीक्षा प्रश्न हल कर आप अपनी स्थिति को जान सकते हैं, अर्थात छोटे छोटे मॉक टेस्ट देकर आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं और जहाँ जहाँ कमियां हैं उसमें सुधार करने की कहाँ कहाँ आवश्यकता है आप आत्म मूल्यांकन कर सकेंगे, अर्थात आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का अवसर मिलेगा अगर आप छोटे छोटे मॉक टेस्ट देते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो अन्य बातें हैं उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि आपका जो लेख हो कोशिश करें वो स्वच्छ हो, सुंदर हो, सुपाठ्य हो। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के प्रति सावधान हो। यद्यपि कोई भी छात्र जानबूझकर अशुद्धि नहीं करता, किंतु जब हम पढ़ रहे हों तो जहाँ पर हमें कुछ शब्द संशयात्मक नजर आए तो उस समय उसे ध्यान से देख लीजिएगा, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होने से हम बच सकते हैं। इसी प्रकार से समय विभाजन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, आपको पूरा प्रश्न पत्र में जो 13 प्रश्न हैं उसे समय अवधि में पूरा करना है। तो इसको इस प्रकार से समय विभाजित कीजिए कि आप अन्य विषयों के साथ हिंदी को भी स्थान दे सकें और निर्धारित समय में ही आपका प्रश्न पत्र पूरा हो जाए। इस प्रकार से आपको समय विभाजन करना आना चाहिए और इसे विशेष रूप से गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र को हल करते समय अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने आप पर संदेह न करें, अपने आप को परीक्षा भवन में संशय में न डालें। हो सकता है उसमें से कुछ प्रश्न जटिल और कठिन हों। वे जटिल और कठिन प्रश्न आप तत्काल ना करें, बल्कि जो आपको सहज लगे, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, वो प्रश्न पहले कर लें और कठिन प्रश्नों के लिए बाद में बचे हुए समय में थोड़ा सा उस पर विचार करके उस पाठ के आस पास की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि सोचने के लिए आपके पास समय होगा। और जब प्रश्न पत्र आपका पूरा हो जाए, एक बार पूरे उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर लीजिए, कहीं कोई प्रश्न करने से छूट तो नहीं गया है, किसी प्रश्न का क्रमांक लगाना तो नहीं भूल गए, और अगर कोई गलती से कोई प्रश्न छूट गया है या प्रश्न क्रमांक लगाना भूल गए हैं तो स्मृति में आ जाएगा और एक गलती होने से बच जाएगी। इन बिंदुओं का ध्यान रखकर हम तैयारी करते हैं तो सफलता के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक होगा। आपकी सफलता की शुभकामना के साथ आज का ये सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं।